सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा इस प्यारे से आपके चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो जुनून है पढ़ने का, यही आप सभी को सिलेक्शन की तरफ लेकर जाता है। और ये जो आप लोगों का जुनून है, यही आप लोगों को इस इंग्लिश के डर को कम करना सिखाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बचाते हुए सीधी काम की बात करना शुरू करूंगा, क्योंकि सुबह का ये समय है। हम जितना ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करें, उतना ही ज्यादा हम सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे शिकारियों, हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ रहे हैं रूट वर्ड्स की एक प्यारी सी कहानी, ठीक है। और इस कहानी के अंदर हमें जो समझ आता है, शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों का हम प्रयोग कैसे करते हैं, और इसी के साथ साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं, यही प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने समझनी चाहिए हैं, ठीक है। पिछली क्लास में एक कमेंट आया एक बच्चे का, उसने कहा सर थोड़े मुश्किल वर्ड्स कराइए। ये तो आसान वर्ड्स हैं, अधिकतर हमें याद हैं। देखो बच्चे, मुश्किल वर्ड याद कर लेना ये बात एक अलग चीज है। मेरा जो ये शब्द विज्ञान है, मेरा ये जो सारा खेल है, मैं आपके साथ जो समझना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए इन शब्दों को आसान बनाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को शब्दों को देखने का तरीका बदलना चाहता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप शब्दों को देखने का तरीका बदल गए, तो फिर तो आपको सारे शब्द खुद ब खुद याद हो जाना चाहेंगे। चलो, पिछली क्लास से एक छोटी सी बात मैं अगर आपसे पूछता हूं, भाई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ा है, कंजंक्शन जिसे कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, इन शब्द को 3 हिस्सों में बांटा था। कुछ याद है? है ना। अब आप जीवन भर में कभी भी कंजंक्शन कहीं पर भी लिखा हुआ देखोगे, है ना, तो आपको तुरंत ये शब्द याद आ जाएगा कि आपको इसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या अर्थ बताया गया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना। तो ये चीज आपको समझनी है बस, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि सर शब्द बहुत आसान है, नहीं, शब्द बने कैसे हैं ये विज्ञान हमें समझना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय बचाते हैं और प्यार भरी बात को शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ मिलकर जिस शब्द की जानकारी लेना चाहेंगे, वो अधिकतर बने हुए हैं एम्फी शब्द से। किससे बने बेटा? एम्फी शब्द से। गौर से देखो इसको, इसे हम कहते हैं एम्फी, ठीक है ना। जब हम एम्फी की बात करते हैं, तो एम्फी के 2 अर्थ निकल कर आते हैं। एक तो बोथ एंड्स। आप कहोगे सर बोथ एंड्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसके 2 एंड्स हैं, ठीक है भाई। और दूसरी बात अगर हम कहें तो इसी को कहा भी जा सकता है ऑल साइड्स, यानी कि जिसके चारों ओर या जिसके जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड्स हैं, सभी को आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो, इस आज के डिस्कशन में हल्के शब्द भी होंगे, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनको आप पहली बार पढ़ रहे हैं, और ऐसे भी शब्द होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में स्पेलिंग्स के लिए भी पूछे जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के लिए भी पूछे जाते हैं। तो सारे बच्चे कमेंट्स पे जरा एक्टिव हो जाएं और साथ साथ सारे के सारे शब्दों को लिखने की कोशिश भी करेंगे। आज मेरे बच्चों, सबसे पहले शब्द हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एम्फी का मतलब ही हमें क्या पता चल गया। चलो, सारी कहानी को छोड़कर अगर मैं बोथ कह दूं तो ये भी काम कर जाएगा, ठीक है भाई। एम्फी के साथ हमने ये लिखा है बाया। फाइन। देखो, मैं अब समझने की कोशिश करता हूं। तो बाया का मतलब होता है क्या चीज? जो 2 हिस्सों में बट जाता है। मैंने क्या कहा? जो 2 हिस्सों में बट जाता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसा शब्द प्रयोग जरूर किया होगा कि यार उस इंसान का ना बायस्ड बिहेवियर है ना, वो इंसान बायस है। कभी बोला आप लोगों ने? जरूर बोला हुआ किसी न किसी इंसान के लिए कि ऐसे कर लेते हैं, टीचर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई ना कोई टीचर आपको जरूर स्कूल में मिला होगा जो लड़कों को ज्यादा डांटता होगा, लड़कियों को कम डांटता होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ बॉयज वाले स्कूल में ही पढ़े हैं, तो आपको कोई ना कोई टीचर ऐसा जरूर मिलता है कि जो आगे वाले बैठी हुई लाइन होती है, उन स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ाने पर उनको ज्यादा फोकस करता है, और जो स्टूडेंट्स पीछे बैठे उन पर ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसे टीचर, ऐसे इंसान का बिहेवियर बायस कहते हैं, ठीक है ना। तो बायस का मतलब होता है पार्टली, यानी कि जो पार्ट्स में बट जाता है। तो भाई अब समझ में आ गया, एम्फीबिया अगर हम कहना चाहें तो ये अपने आप में नाउन है, और हम उन प्राणियों को कहते हैं जो जमीन पर और पानी पर मींस चल सकते हैं। अब ध्यान से समझो, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पेपर में पूछा जाएगा बच्चों। क्लास का मतलब होता है, हिंदी अगर मैं कहूं तो वर्ग।
ऑफ वर्टेब्रेट्स, मेरे सारे बच्चे एक बार स्पेलिंग को ध्यान से लिखकर दिखाएंगे, ठीक है ना। वर्टेब्रेट्स हम उन प्राणियों को कहते हैं जिनके पास अपनी स्पाइन है। स्पाइन को हिंदी में आप कहते हैं रीढ़, ठीक है ना जी। इस धरती पर बहुत सारे प्राणी हैं, उन प्राणियों को हम हिस्सों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश कर, देखो कई तरह के प्राणी हैं, उन प्राणियों में एक कैटेगरी बना दी गई है किनकी, जो प्राणी रीढ़ की हड्डी जिनके पास होती है। हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या कह देंगे, क्वालिटीज। देखो एक ही सेशन में बहुत सारे शब्दों के सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने को मिल जाए, अच्छा है। बोथ का मीनिंग निकल क्या है, एम्फी से, है ना। और फिश और रेप्टाइल्स, ठीक है ना। तो ये जमीन पर और पानी में रहने वाले प्राणियों की दो कैटेगरीज को एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, अगर हम किसी भी शब्द के साथ OUS जोड़ देते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये बनता है एडजेक्टिव, और OUS का मतलब क्या होता है भाई, फुल ऑफ, ठीक है। क्या मतलब बता दिया है, फुल ऑफ, ठीक है। मैं आपको ये चीज कह चुका हूं, आप पिछली क्लास रिवाइज करें या ना करें, लेकिन मैं हर दिन आपकी पिछली क्लासेस को रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारी 30 मिनट है, ये हमारी जिंदगी की बेहतरीन होनी चाहिए। हम कुछ चीजें अगर खुद नहीं पढ़ पाए तो इस क्लास में उसको जरूर मैं रिवाइज कराऊंगा, साथ साथ चलें और सीखते चलें। तो एम्फीबी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, OUS का मतलब भरा हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या बन गया दोस्तों, एडजेक्टिव। तो एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, द्विधा गति वाला, यानी कि जो दोनों तरफ रहने की क्षमता रखता है। कैपेबल, कैपेबल का मतलब योग्य होना, लिविंग ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। अगले शब्द पर आ जाओ बेटा। अगला शब्द बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके अंदर 3 रूट तोड़ने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। एम्फी का मतलब अभी अभी क्या बताया, जिसके 2 हिस्से हो या 2 सिराने हो, ठीक है ना। जिन शब्दों के साथ बायो जुड़ जाता है बच्चों, उसको हम कहने की कोशिश करते हैं लाइफ, ठीक है। और जिनके साथ लोजी जुड़ जाता है उसका अर्थ हो जाता है स्टडी। क्या हो जाता है, बोलो जरा, सर बताने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, जितना लिखोगे उतना आसान हो जाएगा, लिखोगे नहीं सब कंफ्यूजन से भर जाएगा। तो एम्फी बायोलॉजी यानी कि एम्फी यानी कि 2 जिंदगी, लाइफ, 2 तरह की लाइफ, उनका अध्ययन यानी कि उभयचर विज्ञान, ठीक है भाई। अब समझने की कोशिश करो इसका अर्थ क्या कहता है, दैट ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ठीक है ना। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या कहोगे बाबू, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विच इज कंसर्न्ड विद, बेटा कंसर्न के साथ विद का ही हम यूज करते हैं। ये एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भी तैयार हो गया। कंसर्न्ड विद का मतलब होता है किस से संबंधित है, एनिमल से संबंधित है, दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है ना। तो एम्फी का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं ऊपर, बायो का मतलब उनकी लाइफ से संबंधित हो गया, और लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अगले हमारे सामने शब्द हैं। फाइन, देखो भाई हमारे सामने लिखा है एम्फीबायोटिक, ठीक है। क्या लिखा है, एम्फीबायोटिक। देखो बच्चे, एम्फी का मतलब सभी को पता ही चल गया है, ये बोथ एंड की बात करना चाहेगा। बायो का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया लाइफ। और ये कुछ बात याद आ गई मेरे दिल में, आप लोगों ने एक ब्रांच ऑफ साइंस पढ़ी है। साइंस की 3 ब्रांच, बेसिकली 3 ब्रांच है, एक बायोलॉजी जो मैंने लिखा है, एक जूलॉजी, और एक जिसे हम कह देते हैं, नहीं बायोलॉजी की और भी हम ब्रांचेस बना सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो के हिस्से हम निकालते हैं क्या चीज, बॉटनी, जूलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेरे बच्चे बात को समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी क्या कहता है, बायो का मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया, लाइफ। लॉजी का मतलब अभी अभी मैंने क्या बताया, स्टडी। क्या बताया बेटा, लॉजी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया स्टडी। चलो बेटा, तो ये स्टडी ऑफ लाइफ, चलो बायोलॉजी एक हमारा सब्जेक्ट है, हमने पढ़ा है। अब एम्फीबायोटिक, जहां टिक जुड़ जाए ना किसी भी शब्द के साथ, एक बात को लिखने की कोशिश करना भाई, जहां टिक जुड़ जाता है किसी भी शब्द के सामने, पहली बात तो ये हमेशा उसका एडजेक्टिव बनाता है।
क्या बनाता है बताओ जरा, एडजेक्टिव बनाता है। और जब ये एडजेक्टिव बनाता है तो ये जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाता है ये बनाता है उसका एक सिस्टम। क्या बनाता है? उसका एक सिस्टम। किसी भी शब्द के साथ टिक जोड़ दो उसका सिस्टम आप समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक काम करो, टिक एडजेक्टिव के कुछ शब्द एग्जांपल्स के लिए कमेंट्स में लिखो। चलो, मैंने आपको कहा ऑटोमेटिक, ठीक है, मैंने कहा ऑटोमेटिक, फाइन, मैंने कहा रोबोटिक, ठीक है। हाँ, टिक से आप कुछ शब्द बनाने की कोशिश करें, फाइन। फोनेटिक, बहुत अच्छी बात है दोस्त। स्टैटिक, गाइनोस्टिक, जेनेटिक, वेरी गुड। फेनेटिक, ये सारे शब्द आपने अपने आप से बनाए, दैट्स लवली। अब आ जाओ भाई हमारे सामने। एम्फीबायोटिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो बताता है किसके बारे में, लिविंग इन वाटर इन द अर्ली स्टेज, ऑन लैंड इन द अडल्ट लाइफ। आप कहोगे सर ये क्या कहानी है, ध्यान से समझना। जिंदगी के ऐसी सिस्टम में हम उस पल को जानने की कोशिश करते हैं जिसकी प्राइमरी जो स्टेज होती है वो पानी में कटती है और लेटर स्टेज किस पर कटती है, जमीन पर कटती है, ठीक है ना। इसे एम्फीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम एम्फीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा, फाइन। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, लिखा है एम्फीबोलॉजी। ध्यान से समझो, देखो एम्फी हमें पहले से ही पता है, बोथ हुआ, ठीक है जी, बोल का कोई अर्थ नहीं है। जब लॉजी की हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करेगा किस चीज के बारे में बाबूजी, स्टडी, ठीक है। तो एम्फीबोलॉजी का मतलब हो गया ऐसे शब्द जो हमें दो अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, ऐसे शब्द जो हमारे सामने किसी भी अर्थ को दो हिस्सों में बांट देते हैं। चलो ऐसे नहीं समझेंगे आप, ठीक है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहता हूं, बेटा इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, आप इसे आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और टिक से बने हुए कम से कम 5-6 शब्द लिखा करना, ठीक है ना। जैसे आपने बहुत सारे शब्द भी बताए हैं, ऐसे ही टिक वाले कई सारे शब्द आप लिखेंगे, ठीक है बाबू। अब आओ भाई इधर, हमारे सामने लिखा है एम्फीबोलॉजी, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाह रहा था, अच्छा क्या आप में से कोई बच्चा इसका अर्थ बताएगा? चलो चलो फटाफट से कमेंट्स, लाइक्स, एक्टिव हो जाओ बेटा, ठीक है ना। हाँ, और आपकी क्लास 9 बजे होती है, इसको याद रखें और आप अपनी इस क्लास को सभी बच्चों के साथ शेयर करें, ठीक है। हाँ जी, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही, एक बार आवाज चेक करना बेटा, डीबी चेक करो। हाँ जी, आवाज हम चेक कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लब के मतलब बताओ जरा मुझे, मैं भी चेक कर लेता हूं आवाज कैसी आ रही है, मैं भी चेक कर लेता हूं आवाज कैसी आ रही है। डीबी ज्यादा है, डीबी ज्यादा है। चलो अभी ठीक करा देते हैं, फाइन। आ जाओ बेटा। अब मेरे बच्चों कहानी को ध्यान से समझते हैं। देखो जब हम क्लब की बात करते हैं तो क्लब के हम दो मीनिंग लेकर सकते हैं। एक तो हो गया एक ऐसा ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक ऐसा ग्रुप जो स्पेसिफिक काम के लिए जुड़ा हुआ है, या एक ऐसा ग्रुप जो मौज मस्ती के लिए इकट्ठा हुआ है, वो हो गया आपका क्लब। इन द क्लब भाई नाचे छोरा, है ना जी, तो वो इंसान होगा जो क्लब। अब एक क्लब का मतलब क्या हुआ भाई, हनुमान जी देखे हैं आप लोगों ने? भाई मैंने तो नहीं देखे, लेकिन हनुमान जी का मैं बड़ा प्यारा सा भक्त मानता हूं, ठीक है, अपने आप को, ठीक है ना जी। तो हनुमान जी के हाथ में जो क्या है, आप कहोगे सर हनुमान जी के हाथ में है उनकी गदा, उसको हम क्लब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? गदा कहते हैं, ठीक है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ निकल गए, है ना। अच्छा ये तो दोनों के दोनों नाउन है। अगर वर्ब की तरह से आओगे तो इसका मतलब होता है टू पुट टुगेदर। क्या मतलब बताओगे इसका? टू पुट टुगेदर, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, हमें इसकी क्या जरूरत है? मेरे बच्चे आपके एग्जामिनेशन में होमोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, होमोफोन्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ठीक है। और पॉलीसेमी के क्वेश्चंस आते हैं जब आप सीटेट या केवीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों की जानकारी आपको बहुत दूर तक काम आएगी। मस्ती के साथ पढ़ो और याद रखो। एम्फीबोलॉजी समझ आ गया, यानी कि एक शब्द के दो अर्थ से ज्यादा निकले। एम्बिग्विटी स्पेलिंग टेस्ट में आता है, सारे बच्चे फटाफट से इसको लिखेंगे, एम्बिग्विटी, ठीक है ना।
एम्बिग्विटी अराइजिंग फ्रॉम अ फ्रेज विच कैन हैव टू कंस्ट्रक्शंस, जिसके दो ढांचे बन सकते हैं, ठीक है ना, जिसके दो ढांचे बन सकते हैं, ठीक है बच्चे, है ना। चलिए जी, अब एम्फीबोलॉजी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है, ठीक है बाबू। एम्फीबोलस, थोड़ी देर पहले ओयूएस की जानकारी मैंने दी थी, ये क्या बन गया था, एडजेक्टिव। तो अर्थ इसी से मिलता जुलता है, द्विधा गति वाला, ठीक है ना, यानी कि जिसके अंदर क्षमता है दो अर्थ बनाने की, ठीक है ना। चलो मैं आपके सामने एक वाक्य बोलूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। लड़के ने मैं क्या बोल रहा था, एक अच्छा सा वाक्य आपको बोलूंगा, ठीक है ना। पत्नी ने रोते हुए पति को उठाया। मेरा वाक्य ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा पत्नी ने रोते हुए पति को उठाया, तो सवाल यह है रो कौन रहा था, पति या पत्नी। एक बार फिर से सुनिएगा, पत्नी ने रोते हुए पति को उठाया, तो रो कौन रहा था, पति या पत्नी, सोच के बताइएगा। ये जो आपके सामने कही हुई बात है, ये बात दो अर्थ बता सकती, पति भी रो सकता है, पत्नी भी रो सकता है। अब ये आपका अपना तजुर्बा है, उसके हिसाब से आप इसका अर्थ बता सकते हैं। आगे लिखा है, देखो ध्यान से, क्या हमारे सामने आगे एक शब्द लिखा है एम्फी। एम्फी का मतलब हम सभी को पता ही है, ठीक है जी। आगे लिखा कार्पिक, एक जिसके साथ जुड़ गया वो भी अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है ना जी। अब ये अपने आप में क्या बताना है, CARP को याद रखने के लिए क्रॉप याद रख लेना, CARP को याद रखने के लिए क्रॉप याद रखना, फसल याद रह जाएगी, तो ये अर्थ भी याद हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, यानी कि दो तरह के फल जो पैदा करे, यानी कि दो तरह के फल जो पैदा करे, उसे हम कहते हैं क्या चीज, एम्फीकार्पिक। याद रखना है मेरे बच्चों। आओ अगले कुछ शब्द समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नए हैं और आपके लिए नए शब्द हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में अगर ये आ जाते हैं तो आप इनको डिफिकल्ट ना माने, समझना बहुत आसान है। एम्फी का मतलब क्या बता दिया बच्चों, आप कहोगे सर बोथ। आगे लिखा है क्रोइक। एक बात याद रखना, देखो बच्चों, जिन शब्दों के अंदर क्रो या क्रोम जुड़ जाता है, जिन शब्दों के साथ क्रो या क्रोम जुड़ जाता है, वो शब्द हमें बताने का काम करते हैं किसके बारे में, कलर। किसके बारे में, कलर, ठीक है ना जी। अब एक बात को ध्यान से समझो बेटा, सरल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। आपके एरिया में एक बहुत बड़ा शॉपिंग पॉइंट है जिसका नाम है क्रोमा। हाँ भाई, कितने लोगों के आसपास है क्रोमा? एक बहुत अच्छा मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली बन जाता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक जितनी भी या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आप गैजेट्स चाहें, चीज़ें चाहें, वो वहाँ पर मिल जाती हैं। नए फ़ोन हैं, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ वहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उस क्रोमा का मतलब क्या हुआ, कलरफुल। आप आओगे यहाँ, आपकी जिंदगी में रंग भरने की सारी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो क्रोम से जो भी शब्द बन गया वो बन गया हमारा कलर, ठीक है। तो बाबू यहाँ क्या लिखा, एम्फोक्रोइक, एक लगते ही एडजेक्टिव बन गया, है ना। तो क्या है, पोषवाही। देखो 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 जरा ध्यान से, क्या लिखा है, प्रोड्यूसिंग टू कलर्स, जिससे दो रंग पैदा हों, या जिससे दो रंग दिखाई दे, या दो रंगों को जन्म देने वाला। ठीक है भाई। बचपन में हम लोगों ने साइंस में छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। पता नहीं, कुछ एक ऐसा लिक्विड हुआ करता था जिसमें एक पीली सी पट्टी होती थी, अगर उसको डाल दें तो उसका रंग ब्लू हो जाता था, ठीक है ना। फिर किसी और चीज में डाल देते थे, उसका रंग रेड हो जाता था। याद है ये एक एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने पढ़ा है? हैं जी, याद है कि नहीं, बताओ मुझे, ठीक है। याद है कि नहीं भाई, है ना जी, लिटमस पेपर उसे कहते थे, याद है भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब उसको याद करने का आसान, एम्फीक्रोइक, ठीक है। क्रोम, क्रो, जहां दिखाई दे कलर अपना शब्द बन जाता है। अब आ जाओ मेरे बच्चों, अगला शब्द क्या लिखा है, ध्यान से देखना। ये लिखा है एम्फी का मतलब आपके सामने मैंने बता दिया है, क्या चीज, बोथ। किसी भी शब्द के साथ क्रेन जुड़ जाता है तो बेटा उसका मतलब होता है स्कल। क्या होता है, स्कल, खोपड़ा, ठीक है। अब CRAN से रिलेटेड जो भी शब्द आप बना सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमन भाई, सबके स्कूल में यही करवाया गया है। आपको एक बात बताऊं, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो साइंस और अपनी कभी बनी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो साइंस वाला टीचर होता था वो बड़ा गजब का होता था। पढ़ाने का उनका मतलब नहीं होता था। हाँ, उन्होंने हमें बस एक ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और हमने इस एक्सपेरिमेंट को ऐसा सीखा, लगा जिंदगी में साइंस आ गई भाई। ठीक है ना? कोई भी पूछता था तो हमें एक ही चीज का जवाब आता था, अरे भाई लिटमस पेपर का रंग बदलना आता है। ठीक है ना? पेपर में जाके जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आई, हम बेहोश हो गए भाई साहब, रो रो के पास हुए 10th में, तुम्हें बता नहीं पाएंगे भाई। तो एम्फिक्रेनिया का मतलब क्या हो गया है? पूर्ण शिरोवेदना। ध्यान से समझना, दर्द होना। मैंने क्या लिखा है? दर्द होना ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड, सिर के दोनों तरफ दर्द होना। ये शब्द आप जरूर यूज करना। आपको कभी सिरदर्द जब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कभी जब सिरदर्द होता है तो सिरदर्द होने का मतलब ये दोनों जो, इन्हें हम कनपटी कहते हैं, दर्द होता है। आप कहना सर एम्फिक्रेनिया, आई एम सफरिंग फ्रॉम एम्फिक्रेनिया। ठीक है, याद रखना है। अगला शब्द है एम्फीबोलिया। राइट, थोड़ी देर पहले मेरे बच्चों हमने BOLO की बात की थी। देखो गौर से, यहां हमने BOLO की बात की थी, जो शब्द की बात कर रहा था। यहां किसकी बात है? एम्फीबोलिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर एक बहुत ज्यादा बुखार होता है, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर। अब ये शब्द मैंने आपको क्यों बताया है? इसलिए बताया है, आजकल मतलब पिछले करीब 15-20 दिन अगर आप न्यूज देख रहे हैं, आजकल करीब पिछले 15-20 दिन से लगातार छोटे बच्चों को ये बीमारी हो रही है। छोटे बच्चों को लगातार, ये एक वायरल तरह का फीवर है। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के छोटे सिम्टम्स बच्चों में जो देखने को मिल रहे हैं, उनको बहुत तेज बुखार होता है, गला खराब होता है और उनके सिर में दर्द होता है। ये बीमारी बेटा लेटेस्ट में है, ये शब्द जरूर आ सकता है परीक्षा में। एम्फीबोलिक, फिर से आ गया एम्फी, मतलब हम जानते हैं, और बोल IC जोड़ते ही ये शब्द क्या बन गया? एडजेक्टिव, यानी कि अनिश्चित। एक ऐसी अनसर्टेन, अनसर्टेन किसे कहते हैं बेटा? यानी कि जो अपने आप में श्योर नहीं है। क्रिटिकल स्टेज इन डिजीज, बीमारी की एक ऐसी स्टेज जब पता नहीं होता कौन पेशेंट कितने समय तक जिंदा रहे या कौन पेशेंट कितने समय तक अपने आप को चलाता रहे। चलिए कुछ अगले शब्दों से मिलते हैं। लिखा है एम्फिलॉजिज्म। देखो जी, इज्म जिसके साथ जुड़ गया मेरे बच्चों, जिसके साथ इज्म जुड़ गया वो बताने की कोशिश करता है उस प्रैक्टिस को। बेटा प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? है जी, प्रथा को कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है, जैसे चलो अगर मैं आपके सामने कहता हूं एक छोटी सी बात, मैंने कहा रियलिज्म, यानी कि एक ऐसी प्रैक्टिस जो यथार्थ को बताती है। आपने एक दूसरी बात कही, आपने कहा मेरे बच्चों नेचुरलिज्म। ठीक है ना? जब नेचुरलिज्म की हम बात करते हैं तो जो प्राकृतिक है उसकी प्रैक्टिस, यानी कि उसकी पूजा करना, जो प्रकृति हमें दे रही है वही भगवान है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ है ना? तो ये आपसे पूछा जाता है इज्म किसके साथ जुड़कर क्या अर्थ बनाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। आ जाओ भाई, हमारे सामने लिखा है एक अगला शब्द, ध्यान से समझेंगे। एम्फिलोजिज्म, यानी कि उभयचरवाद, डबल टॉक, एम्बिग्विडिटी ऑफ स्पीच, इक्विवोकेशन। देखो इक्वी शब्द में मैंने आपको बताया था, क्या आप मुझे याद दिलाएंगे इक्वी का क्या मतलब होता है? क्योंकि मैं भूल जाता हूं। इक्वी का क्या मतलब था, बताओ जरा। इक्वी का मतलब आपको पता है क्या चीज? जहां पर बात बराबर की हो, सेम की हो। और VOC का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, VOC का मतलब होता है वॉइस या फिर स्पीक, है ना? यानी कि जो बराबर बोलने का अधिकार है, या फिर आप अगर किसी इंसान को कोई बात कहते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। अभी मैंने एक वाक्य आपको बोला, पत्नी ने रोते हुए पति को उठाया, दो अर्थ निकल गए इस बात के। पति भी रो रहा है, शायद पत्नी भी रो रही है, या फिर इन दोनों को देखकर हम रोने लग जाएंगे। चलो चलो आगे आ जाओ। लिखा है हमारे सामने क्या चीज? एम्फी राइना। मेरे बच्चों किसी भी शब्द के साथ अगर हम जोड़ देते हैं राइन, क्या जोड़ दे रहे हैं? राइन, तो इसका अर्थ निकलता है हमेशा नोज। हिंदी में आप जानते हैं ये आपकी नाक का सवाल है। ठीक है भाई, हाँ है ना?
बात समझ में आ गई? ये आपकी नाक का सवाल है, ठीक है। अब आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया, देखो कौन कौन बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप आराम से वीडियो को दोबारा देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया राइनोलॉजी, बताएंगे जरा किसे कहते हैं राइनोलॉजी? राइनोलॉजी हम किसे कहेंगे? तो आप कहोगे सर देखो अभी अभी आपने बताया राइन का मतलब या राइनो का मतलब समझ में आ गया नोज, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, यानी कि किस चीज का अध्ययन बता रहे हैं मेरे बच्चे मुझे? आप कहेंगे सर नाक का अध्ययन, ठीक है। ये आपकी परीक्षा ने पूछा है, फाइन, याद रह जाएगा, है ना। अच्छा एक प्राणी मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना जी, वो प्राणी कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। उस प्राणी का नाम क्या है भाई, बताओगे भाई? इस प्राणी का क्या नाम है जी? राइनोसरस। क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं राइनोसरस, याद है भाई? इसकी स्पेलिंग लिखना, स्पेलिंग टेस्ट में आती है स्पेलिंग, ठीक है। मेरी इस क्लास की हर एक बात, मेरे बच्चे मेरी इस क्लास की हर एक बात आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। राइनोसरस की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे फटाफट से। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, कहानी को लेकर बड़े ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये हो गया हमारे सामने एम्फीराइना, इसका मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट्स विद डबल नेजल चैम्बर्स, यानी कि वो प्राणी जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जिनके अंदर दो नेजल चैम्बर्स हैं, ठीक है ना, नाक के दो छेद हैं, ठीक है जी। एम्फीसायंस, देखो अब जब किसी भी शब्द के अंदर एस सी आई जुड़ जाए, ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है NOW, KNOW, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? KNOW। भाई समझ में आ गई? हाँ है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देखो आप लोगों ने ना ये शब्द पढ़ा है, ठीक है जी, हाँ है ना। तो सर SCI का मतलब क्या बता दिया? नो, है ना। एंस मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, किसी भी शब्द के साथ एंस जुड़ जाता है तो वो बताता है उसकी अवस्था, यानी कि जानने की अवस्था को हम साइंस कहते हैं, ठीक है ना। लो भाई आज तक आप लोगों ने साइंस का अर्थ नहीं पता किया होगा, साइंस पढ़ी बहुत होगी, ठीक है, साइंस पढ़ी बहुत होगी, लेकिन साइंस शब्द का अर्थ निकलकर कहां से आता है ये नहीं पता होगा। अब ये आपको पता चल गया, कोई भी आपसे पूछे तो बता देना कि साइंस हमने पढ़ी नहीं है, साइंस को हमने समझा है, हमने आज तक मोहब्बत निभाई है, अय्याशी नहीं की है, ठीक है। मजा आ गया भाई। तो एम्फिसियंस का मतलब हो गया उभयचर, यानी कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक का मतलब हो गया जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं। क्वेश्चन 15, एम्फी थिएटर, एम्फी का मतलब हो गया बोथ, और थिएटर का मतलब आप जानते हैं जहां कोई चीज परफॉर्म करके दिखाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए ये एक स्टेज है, इसके चारों ओर देखने वालों की एक पूरी भीड़ है, इसके चारों ओर देखने वाले लोगों की एक भीड़ है। अरेना, अरेना को मेरे बच्चे हिंदी में क्या कहोगे? अखाड़ा। क्या कहोगे बाबू? अखाड़ा। एक ऐसा थिएटर इन विच द ऑडियंस सिट्स अराउंड द स्टेज, स्टेज के चारों ओर बैठती है। अरे हाँ है ना, बात समझ गए भाई? हाँ है ना। चले आगे, चलिए भाई अब हम पहुंच गए हैं अपनी कहानी, अरे तो किताबों की ऐड आ गई, कोई बात नहीं। हमारे चार शब्द और बच्चे बेटे, इनको भी समझते हैं फिर नमस्ते लंदन, ठीक है। एम्फीसबेनिया, एम्फिसबेनिया, मेरे साथ बोलेंगे एम्फिसबेनिया, ठीक है ना। ये बेसिकली एक सांप का नाम है, फेबल्ड सरपेंट, सरपेंट का मीनिंग क्या कहोगे? सिनोनिम याद करेंगे, स्नेक, सांप, विद अ हेड ऑन ईच एंड, जिसके दोनों सिराने पर सिर हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? फाइन, चलिए। एम्फिसबेना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कोई पूछे नाउन बताना है। एम्फोरा काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझ में आता कुछ और है, होता ये कुछ और है। ये बेसिकली एक सुराही होती है, ठीक है, और जिसके दोनों तरफ उसको पकड़ने के हत्थे होते हैं, ठीक है जी। एन ऑर्नामेंटल जार विद टू हैंड्स, आप कहोगे सर इसकी हमें क्या जरूरत है? बेसिकली जितनी भी मिथिकल स्टोरीज है ना, जितनी भी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वो सारी की सारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है।
स्टोरीज में मिलता है ये शब्द एम्फीवोरस। एम्फी का मतलब क्या बता दिया बेटा आपको, बोथ, और VOR, बेटा इस शब्द को लिखो ध्यान से। अगर हमें VORE कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब हो गया बात हो गई खाने की या खाने से संबंधित कोई भी एक्टिविटी। बात समझ रहे हैं, बात हो गई खाने की या खाने से संबंधित कोई भी एक्टिविटी की, ठीक है ना। VORE आपने पढ़े हैं कई सारे शब्द, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पढ़े हैं ना भाई। तो आ जाओ, एम्फीवोरस का मतलब होता है जो एनिमल और वेजिटेबल दोनों को ही लपेट दे, सर्वाहारी। आखिरी शब्द आ गया है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, और एम्फी का मतलब हमने बता दिया है बोथ। और जब हम सार्का की कहते हैं बात, जब हम सार्का की कहते हैं बात, तो सार्का का मतलब क्या होगा, हैं जी। तो चुन्नू के पापा, सार्का की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी शरीर की हड्डी का एक हिस्सा है। लेकिन जब एम्फी सार्का हम कहते हैं तो हम ऐसे फ्रूट्स की बात करते हैं जिसके अंदर तो पल्पी, पल्पी का मतलब होता है गद्देदार या फिर गुद्देदार, ठीक है ना जी, पल्पी विद इन बट हैव अ हार्ड रिंड आउटसाइड। रिंड का मतलब हो गया है जी यहां पर कवरिंग, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूं कि एम्फिसार्का होता क्या है तो आपको बहुत जल्दी ये चीज याद हो जाएगी। एम्फिसार्का, कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं एम्फिसार्का, स्पेलिंग जरा लिखकर दिखाएं। आजा बेटे इधर आजा, आजा बेटे पापा इधर है। एम फी सार का, अगर मैं इसको सर्च करूं तो इससे संबंधित कुछ फ्रूट्स आपके सामने आएंगे। अब मेरे बच्चे, ये जितने भी फ्रूट्स आप देख रहे हैं, आपके घर में जब भी ये फ्रूट्स आए तो आप एम्फिसार्का कहकर ही इन्हें याद करेंगे, ठीक है ना जी। आप देखो भाई, हिंदी आप जानते, देखो ये जो फल है बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना, इसमें बड़े बड़े मोटे मोटे काले काले बीज होते हैं, कवरिंग उतार के खाते हैं। ये हो गया भाई हमारा गर्मियों का सबसे बढ़िया जुगाड़, है ना जी। फाइन, ये हो गया हमारे सामने, क्या हो गया बताओ जरा। आप कहोगे सर ये हमारे गर्मी में हम बेल, ठीक है जी। ये हो गया भाई आपका अनार वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये जितने भी फ्रूट्स आप देखोगे ना, इन सबको एम्फिसार्का ही हम कहते हैं, अनार को। तो कल को ये शब्द याद करने आसान होंगे, आप इन शब्दों से ही इन फ्रूट्स को पहचानेंगे, ठीक है ना। हाँ, पर ऐसा मत करना कि किसी दुकानदार के पास जाकर आप कह दे, हे ब्रो गिव मी सम एम्फिसार्का फ्रूट्स, मुंह पे मारेगा मुक्का खींच के बेहोश हो जाओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का सफर बड़ा अच्छा रहा आप लोगों के साथ। भगवान करे आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहे और ये आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे से कभी ना जाए। आज के लिए इतना ही, शुभ दिन, मस्त रहें।